नमस्कार। नया टॉपिक रहेगा आपका, यानी लास्ट जो ऑडिट की आपकी क्लासेस चल रही है जिसमें 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपका 10वां चैप्टर इससे वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक का नाम है आपका यानी प्रिंसिपल्स एंड स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी ऑडिट का जो सब्जेक्ट है वो चल रहा है, जिसमें नया टॉपिक है आपका प्रिंसिपल्स एंड स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी जो जाँच होती है उसका जो सिद्धांत होता है और उसका जो स्टेज है वो कौन कौन से, उसके बारे में बात करेंगे। अब इसमें फर्स्टली देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेंगे, यानी जांच के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। फिर बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे, जो भारत सरकार का यानी जो आईसीएआई इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा जो भी गाइडलाइन बनाई गई उसके बारे में बात करेंगे। फिर स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी जांच के कौन कौन से चरण है उसके बारे में बात करेंगे। फिर प्रोसीजर फॉलोड फॉर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन ऑडिट, जो भी प्रोसीजर है किस प्रकार से फॉलो की जाएगी ऑडिट के रिगार्डिंग। और फिर लास्ट में टेक्निकल टर्म्स देखेंगे, यानी जो भी ग्लोसरी है टेक्निकल वर्ड इस चैप्टर के रिगार्डिंग। परिचय देखेंगे, जांच के सिद्धांत, फोरेंसिक लेखांकन के सिद्धांत और जांच मानक, फिर जांच के चरण और जांच लेखा परीक्षा करने की प्रक्रिया, और लास्ट में तकनीकी शब्दावली देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। And sometimes students get an impression that auditing and investigation mean the same thing, but there is a lot of difference between the two, as we shall see in the following discussion। यानी कभी कभी छात्रों को, यानी आप लोगों को यह गलत फहमी हो जाती है कि ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन का मतलब एक ही होता है, लेकिन इन दोनों में बहुत ही अंतर होता है, जैसा कि हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे कि ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन है। ऑडिटिंग का मतलब अंकेक्षण और इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच। दोनों ऐसे शब्दों के रूप में देखें तो एक से प्रतीत होते हैं, लेकिन इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। ऑडिट का कार्य है जो भी व्यापार में जो भी अकाउंट्स होते हैं, आपकी खाता बही है, ट्रायल बैलेंस है, फाइनल अकाउंट्स है, बैलेंस शीट को जो तैयार किया जाता है लेखाकार के द्वारा, उसको जांच करने का कार्य लेखाकार अंकेक्षण के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, और जबकि जो खाते ऑडिटेड किए गए हैं उनमें से जैसे बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स दिखा रखी है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज दिखा रखा है, तो उनका ऑथेंटिफिकेशन यानी फिजिकल रूप से उनको देखने हेतु या किसी विशेष उद्देश्य के रिगार्डिंग जो जांच की जो कार्य किया जाता है उसी को ही इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। ठीक है, तो आपको अंतर समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट है, इन्वेस्टिगेशन मीन्स ए सर्चिंग इंक्वायरी इनटू द अकाउंट्स ऑफ ए बिजनेस फॉर ए स्पेशल पर्पज, इन द वर्ड्स ऑफ एन एमिनेंट ऑथर। Investigation involves inquiry into facts behind the books and accounts, into the technical, financial and economic position of the business or organization. And investigation implies something more than the verification of the accuracy of the figures of the balance sheet. In short, the term investigation may be described as special audit। यानी जांच का अर्थ है किसी विशेष उद्देश्य से किसी व्यवसाय के खातों की गहन छानबीन करना है। अब इनको देखते हैं, इनका अर्थ। पहले इन्वेस्टिगेशन को देखते हैं। तो जांच का अर्थ किसके बारे में बात करें? जांच का अर्थ है किसी विशेष उद्देश्य से किसी व्यवसाय के खातों की गहन छानबीन करना है। ठीक है, यानी खातों की गहन छानबीन करना है, उसकी विद्यमानता को चेक करना है। और एक प्रख्यात लेखक के शब्दों में बात करें तो जांच में बही खातों और खातों के पीछे छिपे तथ्यों की पड़ताल करना, व्यवसाय या संगठन की तकनीकी, वित्तीय और आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करना शामिल होता है। जांच का तात्पर्य केवल बैलेंस शीट के आंकड़ों की सटीकता की पुष्टि करने से कहीं अधिक है। संक्षेप में जांच शब्द को विशेष लेखा परीक्षा के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है, यानी जो स्पेशल एक तरह से ऑडिट की जाती है वो भी एक तरह से जांच मानी जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जांच। अब नेक्स्ट देखते हैं फोरेंसिक लेखांकन और जांच के बारे में देखते हैं। यानी फोरेंसिक लेखांकन और जांच यानी फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन के पेशे अत्यधिक विशिष्ट अभ्यास क्षेत्र है, जिनमें इस क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों के गुणों और प्रदर्शन के कुछ पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। अब भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान यानी आईसीएआई की एक गैर स्थायी समिति है जो डिजिटल लेखांकन और आश्वासन बोर्ड। ठीक है, तो इस अगर एग्जाम में फुल फॉर्म आती है DAAB का फुल फॉर्म क्या है? तो डिजिटल अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड इस क्षेत्र में अपने सदस्यों द्वारा किए गए कार्यों को मानकीकृत करने के लिए फोरेंसिक लेखांकन और जांच मानकों यानी FAIS यानी फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड का एक सेट जारी कर रही है। फोरेंसिक लेखांकन और जांच को नियंत्रित करने वाला ढांचा नामक एक अलग दस्तावेज FAI यानी फोरेंसिक अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेशन को परिभाषित करता है और साथ ही इन मानकों का संक्षिप्त विवरण भी प्रदान करता है। नेक्स्ट देखें, तो फोरेंसिक लेखांकन यानी FAI से संबंधित कार्यों को पूरा करने में कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं जो इस पेशे और पेशेवरों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के लिए आवश्यक है।
इन दस्तावेज में उल्लिखित फोरेंसिक लेखांकन और जांच के ये बुनियादी सिद्धांत वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो विथ जहाँ पे समझाने की आवश्यकता होगी वहीं बात करेंगे, हालांकि चैप्टर इजी है तो आप थोटिकल में ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहीं बात रुकेंगे, अन्यथा कंटिन्यू चलेंगे। With these basic principles, the stakeholders at large will have a point of reference to draw expectations of work undertaken, procedure performed, record keeping and reporting for forensic accounting and investigation engagement। यानी इस बुनियादी सिद्धांतों के साथ सभी हितधारक, जो भी कंपनी के हितधारक बोले तो जो शेयर होल्डर है, डिवेंचर होल्डर है, जो भी ऋणदाता है, क्रेडिटर्स है, डेटर्स है, ठीक है, जो भी इन्वेस्टर है एक्सेट्रा, जो भी व्यक्ति होते हैं, हितधारकों को फोरेंसिक लेखांकन और जांच कार्यों के लिए किए गए कार्य, अपनाई गई प्रक्रियाओं, रिकॉर्ड रखने और रिपोर्टिंग के संबंध में अपेक्षाओं को समझने के लिए एक संदर्भ बिंदु प्राप्त होगा। नेक्स्ट है इसकी विशेषता देख रहे हैं FAI की। नेक्स्ट और देख लेते हैं इसको। FAI के सभी कार्य इन बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर किए जाएंगे और इन सिद्धांतों से विचलन जो भी वेरिएंस होगा को FAI पेशेवर द्वारा जारी किसी भी असाइनमेंट, रिपोर्ट या अन्य समान संचार में उचित रूप से प्रकट किया जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक देख चुके हैं। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी जो जांच के सिद्धांत कौन कौन से हैं, फिर इसके स्टेजेस देखेंगे और जो जांच करता है उसको किन किन बातों का या उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी जांच के सिद्धांत देखते हैं। तो शिकायतों की प्राप्ति और जांच क्या है, यानी शिकायतों की प्राप्ति और जांच कई प्रमुख सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। यानी शिकायतों की जांच है तो जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स है, जो भी फैक्ट्स है, उनको ध्यान में रखते हुए जांच करनी चाहिए नियम या रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। इनमें से प्रत्येक सिद्धांत महत्वपूर्ण है। हालांकि व्यापक विचार विमर्श से पता चलता है कि पहले 3 सिद्धांत, अब पहले 3 कौन से सिद्धांत है, एक तो है गोपनीयता, कौन सा गोपनीयता है, एक गुमनामी है और दूसरा सुरक्षा या कल्याण विशेष रूप से आवश्यक है। तो ध्यान रखना, गोपनीयता, गुमनामी, सुरक्षा, कल्याण विशेष रूप से आवश्यक है, क्योंकि शिकायत करना और साक्ष्य देना गवाह को प्रतिशोध के खतरे में डाल सकता है। गंभीर मामलों में गवाह का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में संबंधित एजेंसी का कर्तव्य है कि वह गवाहों की सुरक्षा, उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करे। ये मार्गदर्शन सिद्धांत जांचकर्ताओं की सहायता करने और कार्यस्थल जांच की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विकसित किए गए हैं। अब इनको 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट तो आपका कॉन्फिडेंटियलिटी एंड प्राइवेसी, यानी गोपनीयता, प्राइवेसी के बारे में देखते हैं। तो जांचकर्ता को, जो जांच करता है तो उससे जो भी फैक्ट्स उसको गोपनीय या प्राइवेसी में रखना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के सामने उसको शो नहीं करना चाहिए। अगर पहले से वो उसकी सूचना लीक हो जाएगी तो जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और जो भी पक्षकार है, जो दोषी पक्षकार है, उसको फायदा मिल जाएगा। तो जांचकर्ता को जांच की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कदम उठानी चाहिए, लेकिन गुमनामी या पूर्ण गोपनीयता की गारंटी नहीं देनी चाहिए। शिकायतकर्ताओं, गवाहों और शिकायत के विषय को गोपनीयता का अधिकार है। कुछ मामलों में गोपनीयता की गारंटी देना संभव नहीं होगा। उदाहरण के लिए जब मामला राष्ट्रीय अधिकारियों को भेजा जाता है या जब गवाह की पहचान आसानी से पता चल जाती है, ऐसे मामलों में सूचित सहमति का सिद्धांत, यानी सूचित सहमति का सिद्धांत मार्गदर्शन होना चाहिए। जानकारी आवश्यकता अनुसार ही साझा की जानी चाहिए, जिसके मापदंड योजना चरण में ही तय कर लिए जाने चाहिए। संबंधित व्यक्तियों की पहचान केवल अधिकृत आधार पर ही प्रकट की जानी चाहिए। जब राष्ट्रीय अधिकारियों को मामला भेजना आवश्यक हो, अनुशासनात्मक प्रक्रिया के दौरान शिकायतकर्ता, पीड़ित या अन्य गवाहों की पहचान प्रकट करना सामान्यतः आवश्यक या वांछनीय नहीं होता है। इसलिए जानकारी के आकस्मिक या अनधिकृत प्रकटीकरण से बचने के लिए अभिलेखों को सुरक्षित रखने से पूर्व संग्रहित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो जांच करता है उसको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है एनोनिमिटी, यानी गुमनामी है। तो गुमनामी में क्या क्या आएगा, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि किसी भी शिकायत का गुमनाम रूप से किया जाना उस शिकायत से कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें शिकायतकर्ता अपनी पहचान बताता है और सबूत देने के लिए तैयार होता है। ये प्रतिशोध के डर का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में गुमनाम शिकायतों को भी उतनी ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए जितनी कि नाम से शिकायतों को। हालांकि गुमनामी के कारण उनके जांच का दायरा सीमित हो सकता है। यानी इसके कहने का तात्पर्य यह है, अगर कोई व्यक्ति गुमनाम रूप से जो भी कंपनी के अंदर इंटरनल जो भी गलत गतिविधियां हो रही है उसके रिगार्डिंग को सूचना देता है और कोई व्यक्ति ओपनली रूप से सूचना देता है, तो दोनों में जो भी सूचना देने वाला व्यक्ति, उनमें किसी प्रकार से भेद नहीं करना चाहिए। यानी जो ओपन रूप से जो सूचना देता है, जिस प्रकार से उसमें कार्रवाई की जाती है, उसी प्रकार से जो गुमनाम सूचना देने वाला व्यक्ति है उसमें भी उसी प्रकार से कार्रवाई अपेक्षित होती है। इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि गुमनाम शिकायतों की प्रक्रिया को कैसे सुगम बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल केयर एंड कॉम्पिटेंस, है यानी पेशेवर देखभाल और सक्षम क्षमता के बारे में बात करें तो इस कार्य में शामिल सभी व्यक्तियों को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उचित प्रशिक्षण, कौशल और ज्ञान प्राप्त होता है। जांचकर्ताओं, प्रबंधकों और मानव संसाधन कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक प्रशिक्षण रणनीति विकसित करने की आवश्यकता होगी
परीक्षण और वार्षिक मूल्यांकन के माध्यम से सभी संबंधित व्यक्तियों की क्षमता की समीक्षा भी की जानी चाहिए। इस प्रकार से जो पेशेवर देखभाल और क्षमता होती है वो चेक करनी होती है। एंड प्रोफेशनल केयर एंड कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट है थ्रोनेस है, यानी गहन जांच है। तो थ्रोनेस के अंतर्गत क्या क्या जांच करेगा इन्वेस्टिगेटर? एन इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी कंडक्टेड इन diligent and rigorous manner to ensure that all relevant evidence is obtained and evaluated, including evidence which might both support or refute the complaint। यानी गहन जांच क्या है? गहन जांच। तो ये एंश्योर करने के लिए कि सभी प्रासंगिक साक्ष्य प्राप्त है और मूल्यांकन किए जाएं, अब जिनमें वे साक्ष्य भी इंक्लूड है जो शिकायत का समर्थन या खंडन कर सकते हैं। जांच पूरी लगन और सख्ती से की जानी चाहिए। इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। जैसे इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इंडिपेंडेंस के रूप में बात करें तो इट इज essential that investigation have no personal or professional interest in the people implicated or the project. This will require the creation of a pool of qualified investigators, planning and review to ensure that investigation are planned, systematic and completed according to agreed time frames। इसके हिंदी वर्जन देख लेते हैं। तो यह आवश्यक है कि जांचकर्ताओं का संबंधित व्यक्तियों या परियोजना में कोई व्यक्तिगत व्यवसायिक हित नहीं होना चाहिए। जो जांचकर्ता व्यक्ति है, जो इन्वेस्टिगेटर है, तो जो भी परियोजना है, प्रोजेक्ट है, जो भी कार्य की वो जांच कर रहा है, तो उसमें उसका पर्सनल या व्यक्तिगत या जो भी उसके रिलेटिव है उनका हित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जांच यहाँ पे प्रभावित हो जाएगी और जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो ऑब्जेक्ट का पूरा होना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए योग्य जांचकर्ताओं का एक समूह बनाना आवश्यक होगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि योजना और समीक्षा की जाएगी कि जांच सुनियोजित, व्यवस्थित हो और निर्धारित समय सीमा के अकॉर्डिंग पूरी हो। इस प्रकार से जो जांच करता है उसको एंश्योर करना होता है। नेक्स्ट है रेस्पेक्टेड फॉर ऑल कंसर्न्ड, यानी जो भी पक्षकार है, तो रेस्पेक्टेड फॉर ऑल कंसर्न्ड इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट ऑफ द कंप्लेंट। ऑल कंसर्न्ड हैव द राइट टू बी ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी एंड टू बी केप्ट इन्फॉर्म्ड ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। यानी सभी संबंधित पक्षों का सम्मान, जो भी संबंधित पक्ष है उनका सम्मान होना चाहिए। तो सभी संबंधित पक्षों का सम्मान, शिकायत के विषय सहित सभी संबंधित पक्षों का सम्मान किया जाना चाहिए। सभी संबंधित पक्षों को सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किए जाने और जांच की प्रगति से अवगत कराए जाने का अधिकार भी होता है। नेक्स्ट है टाइम फ्रेम्स के बारे में बात करते हैं। तो सभी के हित में यही है कि जांच की गुणवत्ता यानी टाइम के अकॉर्डिंग कार्य होना चाहिए, यानी जल्दबाजी में कार्य नहीं होना चाहिए और अनावश्यक समय भी नहीं लेना चाहिए। जो आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग कार्य होना चाहिए। सभी के हित में यही है कि जांच की गुणवत्ता से समझौता किए बिना इसे यथाशीघ्र पूरा किया जाए। कई कार्य जैसे संचार प्रणाली है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, ट्रेवल है, डिस्टेंस है, उचित समय सीमा को अप्रभावित करते हैं। हालांकि सामान्य नियम के अकॉर्डिंग शिकायत प्राप्त होने के, अब सामान्य नियम क्या होता है, जैसे शिकायत प्राप्त होती है तो शिकायत प्राप्त होने के विदिन 28 यानी 28 दिनों के भीतर जांच पूरी हो जानी चाहिए, अर्थात अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए। जो भी अंतिम फाइनल रिपोर्ट है वो जांचकर्ता द्वारा, जो भी कंपनी है, संस्था है या जिस भी व्यक्ति द्वारा जांच करवाई जा रही है, चाहे वो थर्ड पक्षकार क्यों ना हो, ठीक है, तो उनको प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है वर्किंग इन पार्टनरशिप विथ अदर इंटरेस्टेड पार्टीज, यानी अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी में कार्य करना। तो कुछ मामलों में शिकायत में अन्य अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन या गैर सरकारी संगठन शामिल हो सकते हैं। ऐसे मामलों में प्रासंगिक जानकारी साझा करने और बार बार साक्षात्कार की आवश्यकता से बचने के लिए संयुक्त जांच करने पर विचार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है नेशनल अथॉरिटीज, यानी राष्ट्रीय प्राधिकरण के बारे में बात करें, नेशनल अथॉरिटीज। तो किसी भी ऐसे मामले में जिसमें अपराध होने की आशंका हो, राष्ट्रीय अधिकारियों को सूचित करने पर विचार करना आवश्यक होता है। पुलिस कानूनी व्यवस्था की निष्पक्षता पर संदेह होने पर निर्णय अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अधिकारियों को सूचित करने का निर्णय नामित वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा लिया जाना चाहिए। तो नेशनल अथॉरिटी वाला चैप्टर आपका यानी जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी राष्ट्रीय प्राधिकरण। अब नेक्स्ट देखते हैं डिसीजन टू कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन। एन इन्वेस्टिगेशन शुड कंसिडर इनिशिएटिंग एन इन्वेस्टिगेशन व्हेन इंडिकेटेड बाय लॉ, पॉलिसी और प्रैक्टिस। यानी कानून, नीति, प्रथा के अकॉर्डिंग आवश्यक होने पर एक जांचकर्ता को जांच शुरू करने पर विचार करना चाहिए। यानी जो जांच हो कानून के अकॉर्डिंग, नीति और प्रथा के अकॉर्डिंग सही होनी चाहिए, तभी उसे जांच शुरू करनी चाहिए। नेक्स्ट है चॉइसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटर, यानी जो जांचकर्ता की पसंद की या चॉइस क्या है। तो जांचकर्ता को निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, यानी उसे निष्पक्ष होना चाहिए। किसी पक्ष में जो भी एक्चुअल स्थिति है वो उसे शो करनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए और उसके पास जांच करने के लिए आवश्यक कौशल और समय भी होना चाहिए, यानी आवश्यक उसके पास रिक्वायरमेंट, स्किल और टाइम भी होना चाहिए। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करें तो जांचकर्ता के दायरे, यानी जांच किए जाने वाले मुद्दों के बारे में आपसी समझ विकसित भी करनी चाहिए, यानी स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन प्लानिंग के बारे में बात करें यहाँ पे।
द इन्वेस्टिगेटर्स शुड एंगेज इन प्लानिंग फॉर एन इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, यानी जांचकर्ताओं को प्रभावी जांच के लिए योजना बनाने में संलग्न होना चाहिए और योजना बनाने में संलग्न होना चाहिए। नेक्स्ट है एविडेंस गैदरिंग एंड रिटेंशन, यानी साक्ष्य जुटाना और सुरक्षित रखना, जांचकर्ताओं को प्रासंगिक साक्ष्य एकत्रित करनी चाहिए। नेक्स्ट है विटनेस इंटरव्यूज है, यानी गवाहों से साक्षात्कार करना चाहिए, जो भी गवाह है उनसे साक्षात करेगा तभी अब जो रिपोर्ट है उसमें मेंशन करेगा। तो गवाहों से साक्षात्कार करने से कई प्रभावी तरीके हैं। जांचकर्ता को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे विश्वसनीयता जानकारी प्राप्त होने की संभावना अधिकतम हो और गवाहों के बयानों को विश्वसनीय और सुसंगत तरीके से दस्तावेजित किया एंड डॉक्यूमेंटेशन उनका किया जा सके, जैसे नोट लेने, रिकॉर्डिंग करने या किसी अन्य विधि के माध्यम से इनका डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करना चाहिए। अगर इन फ्यूचर में आवश्यकता पड़ती है तो इनको पेश किया जा सके। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटिंग द इन्वेस्टिगेशन, जांच का दस्तावेजीकरण। तो जांच का दस्तावेजीकरण के रिगार्डिंग जांचकर्ता क्या क्या कार्य करेगा, तो जांचकर्ता को जांच के दौरान उठाए गए कदमों, एकत्रित साक्ष्यों और जांचकर्ता के निर्णय लेने की प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण करना चाहिए ताकि जांचकर्ता के निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए एक विश्वसनीय रिकॉर्ड उपलब्ध हो सके। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स है। द इन्वेस्टिगेटर्स फाइंडिंग्स शुड बी कंसिस्टेंट विद द स्कोप ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, जांच के निष्कर्ष, जांचकर्ता के निष्कर्ष जांच के दायरे के अनुरूप होने चाहिए, यानी जो जांच की है उसके अकॉर्डिंग जो डिसीजन है या निष्कर्ष है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। अब रिपोर्ट्स के बारे में बात करें तो रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग क्या क्या चेक करेगा, तो यदि ग्राहक अनुरोध करे यानी कंपनी या संस्था अनुरोध करे, या ग्राहक का मतलब कंपनी या संस्था, कंपनी या संस्था या जो भी साझेदारी फर्म है एक्सेट्रा जो भी है, तो यदि कंपनी अनुरोध करे तो जांचकर्ता को जांच समाप्त होने पर ग्राहक को यानी कंपनी को एक रिपोर्ट प्रदान करनी चाहिए। अब अच्छी जांच, अब जो वेल क्वालिटी की जो जांच होगी इन्वेस्टिगेटर द्वारा उसमें कौन कौन से मूलभूत सिद्धांत होने चाहिए, तो अच्छी जांच 8 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित होती है। किस पे, यानी 8 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित होती है। अब इनको वन बाय वन देखते हैं, 8 मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो इसको फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट होगा इसमें जांचकर्ताओं को यथासंभव स्वतंत्र होना चाहिए, जो भी जांचकर्ता व्यक्ति है वो बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के प्रेशर में या दबाव में उसे कार्य नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जांचकर्ताओं को प्रशिक्षित और अनुभवी होना चाहिए, जो भी जांचकर्ता इन्वेस्टिगेटर है वो एक वेल ट्रेंड और एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति होना चाहिए। नेक्स्ट है सभी संभावित प्रासंगिक मुद्दों की पहचान की जानी चाहिए और जहां उपयुक्त हो उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, जो भी प्रासंगिक मुद्दे हैं, जो भी फैक्ट्स है उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, वो जांच के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, जांच के रिगार्डिंग जो पर्याप्त स्टाफ है, कंप्यूटर है, एक्सेट्रा मशीनरी है, टेक्निकल पर्सन है, जो भी उसको रिक्वायरमेंट है वो उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा सभी प्रासंगिक भौतिक और डिजिटल साक्ष्यों की पहचान की जानी चाहिए, उन्हें सुरक्षित किया जाना चाहिए, एकत्र किया जाना चाहिए, आवश्यकता अनुसार जांच की जानी चाहिए। जैसे प्रासंगिक भौतिक और डिजिटल के बारे में बात करें, जैसे बैलेंस शीट में 20 लाख की मशीनरी शो कर रखी है, 10 लाख की लाइबिलिटी शो कर रखी है, कैपिटल इतने की बता रखी है। ठीक है, तो जैसे 20 लाख की मशीनरी बैलेंस शीट में शो कर रखी है तो जांचकर्ता को ये फिजिकल रूप से उसको चेक करना चाहिए क्या रियल वास्तविकता में मशीनरी व्यापार में विद्यमान है या नहीं है, क्या काल्पनिक रूप से दर्शाई गई है। और इसके अलावा जो 20 लाख रुपए की मशीनरी बैलेंस शीट में शो की गई है क्या उसका इवोल्यूशन या वैल्यूएशन प्रॉपर्ली किया गया है या नहीं किया गया है। इसके रिगार्डिंग जो टेक्निकल पर्सन है यानी मैकेनिकल इंजीनियर होता है तो उनके माध्यम से इनकी जांच करवाई जानी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से उसे कार्य करना होता है। नेक्स्ट है सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए और उनकी समीक्षा भी की जानी चाहिए, जो भी प्रासंगिक रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उनको सुरक्षित रखेंगे और समय समय पर उनकी समीक्षा भी करनी चाहिए। नेक्स्ट कार्य करेगा जांचकर्ता, यानी उसमें नेक्स्ट गुण होना चाहिए, सभी प्रासंगिक गवाहों की पहचान की जानी चाहिए, जहां व्यवहारिक हो उन्हें अलग किया जाना चाहिए और उनसे गहन साक्षात्कार किए जाने चाहिए। इसके अलावा जांच के दौरान एकत्रित सभी सामग्री का विश्लेषण वस्तुनिष्ठ होना चाहिए और पूरी तरह से तथ्यों पर भी आधारित होनी चाहिए, यानी जो भी जांच के दौरान एकत्रित सभी सामग्री है उसका एनालिसिस करना चाहिए और एक तरह से वो वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए और पूरी तरह से फैक्ट्स पर आधारित होनी चाहिए। इस प्रकार से जो जांच करता है उसमें इस प्रकार के गुण होने अति आवश्यक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, यानी जो फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन के जो मुख्य सिद्धांत है उसके बारे में देखें। यानी भारत में पारंपरिक रूप से सुव्यवस्थित वित्तीय बाजार की कमी रही है, यही कारण था कि प्रणाली में खामियों के चलते कई घोटाले हुए हैं। हालांकि पिछले दशक में स्थिति में बदलाव आया है क्योंकि सरकारों ने खामियों को दूर करने और प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। इस श्रेणी में उल्लेखनीय सुधारों में फोरेंसिक लेखांकन और जांच के लिए मानक स्थापित करना शामिल है, जिससे संभावित धोखाधड़ी की जांच की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके। इससे वित्त और लेखांकन आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को काफी मदद भी मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसको। इसके अलावा जो भी ये फोरेंसिक लेखांकन प्रणाली फोरेंसिक प्रोसेस अपनाई गई है, जिसमें क्या क्या फायदा हुआ है भारत को। हाल के समय में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में वृद्धि हुई है, जबरदस्त वृद्धि हुई है।
क्योंकि इन्वेस्टर है तो यहाँ पे अकाउंटिंग प्रोसेस जो किसी प्रकार का गबन नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट सही मिलेगा या रेट ऑफ जो भी ROI है सही मिलेगी, तो वहाँ पे इन्वेस्टर है वो पैसा ज़्यादा लगाएंगे, FDI ज़्यादा बढ़ेगा। निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार आर्थिक क्षेत्र में कई सुधार ला रही है। सुधारों की लहर पर सवार होकर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI ने फोरेंसिक लेखांकन और जांच के लिए एक समान प्रक्रिया के अभाव से उत्पन्न खामियों को दूर करने के लिए फोरेंसिक लेखांकन और जांच के लिए प्रथम मानक विकसित करना शुरू कर दिया है। ICAI द्वारा मानकों का निर्धारण करने का ये सुधारवादी कदम ऐसे समय में आया है जब कंपनियां या बैंकिंग से संबंधित धोखाधड़ी में तथ्यों का पता लगाने से जुड़े फोरेंसिक लेखांकन और जांच कार्यों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यह स्पष्ट है कि यह मानक प्रणालियों की खामियों को दूर करके इन धोखाधड़ियों को रोकने में भी मदद करेगा। कौन करेगा? ICAI के द्वारा किया जाएगा, जो फोरेंसिक लेखांकन के माध्यम से दूर किया जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक्स आएंगे उसमें नेक्स्ट अनुभागों में हम संक्षेप में समझेंगे कि विदेशी लेखांकन और जांच क्या है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, हो सकता है इस वीडियो में करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। तो विदेशी लेखांकन और जांच क्या है इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद इन मानकों को निर्धारित करने की प्रक्रिया देखेंगे और इन मानकों को कंट्रोल करने वाले सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। हम मानकों के अनुसार जांच करने के विभिन्न जानकारी के बारे में भी संक्षेप में समझेंगे, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट देखते हैं पहले तो व्हाट इज फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, यानी जो फोरेंसिक अकाउंटिंग यानी विदेशी लेखांकन और जो जांच होती है वो क्या होता है, पहले उसको देखते हैं। देखो, फोरेंसिक लेखांकन का जो मीनिंग है, अर्थ होता है किसी कंपनी या संस्था के खातों के साक्ष्यों का अध्ययन और मूल्यांकन करने की विधियां जो डेटा में विसंगतियों का पता लगाने में कुशल व्यक्तियों द्वारा की जाती है। यह आमतौर पर कंपनी में हुई किसी भी धोखाधड़ी को उजागर करने या उसकी जांच करने के लिए किया जाता है। फोरेंसिक लेखांकन कानूनी कार्रवाई के दौरान अदालत में प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त निष्कर्षों की व्याख्या और पुष्टि करने का एक साधन भी है। फोरेंसिक लेखांकन मौद्रिक लेनदेन या फोरेंसिक लेखांकन जो मौद्रिक या मुद्रा में जो लेनदेन होता है, मौद्रिक लेनदेन और परिचालन व्यवस्थाओं से संबंधित है। जांच का अर्थ है, ठीक है, ये तो हो गया फोरेंसिक लेखांकन। और जांच के बारे में बात करें, किसी चयनित उद्देश्य के लिए तथ्यों, अभिलेखों, दस्तावेजों और अभिलेखों की गहन और व्यवस्थित जांच। इसका उद्देश्य आमतौर पर ऐसे तथ्य और आंकड़े जुटाना होता है जिन्हें अदालत के समक्ष प्रस्तुत करके यह उजागर किया जा सके कि संबंधित पक्ष द्वारा धोखाधड़ी कैसे की गई है। तो ये आपका जो फोरेंसिक लेखांकन है और जो जांच है उसके बारे में जो विशेषता है, मीनिंग है, वो देख चुके हैं। नेक्स्ट है, यानी ऐसी कई कंपनियां हैं जिनके पास विशेषज्ञ पेशेवर है जो समयबद्ध और पेशेवर तरीके से जांच कर सकते हैं। हालांकि जांच की पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं जो जांचकर्ताओं को धोखाधड़ी की पहचान करने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। पहले ऐसे मामलों की जांच के लिए मानकों की कमी के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती थी, जिससे मामलों की प्रक्रिया में काफी समय लगता था। इसके अलावा कभी कभी इसके कारण साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जाती थी, जिससे गलत परिणाम निकलते थे। नए मानकों के लागू होने से इन सभी समस्याओं से बचा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्निंग प्रिंसिपल्स ऑफ FAIS, यानी FAIS के मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं, यानी इसके मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से। नेक्स्ट देखते हैं इसको। तो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज डिवाइज्ड द फॉलोइंग प्रिंसिपल टू गवर्नर द FAIS। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा कौन कौन से सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं देखते हैं। तो फर्स्ट तो है अब ये महत्वपूर्ण है सिद्धांत, आपको इसको ध्यान में रखना, एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट सिद्धांत रहेगा आपका इंडिपेंडेंस एंड नेचुरलिटी, यानी एक तरीके से स्वतंत्र और प्राकृतिक होना चाहिए। इसके अलावा क्वालिटी एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होना चाहिए। इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। कॉन्फिडेंटलिटी यानी गोपनीयता होनी चाहिए। इसके अलावा प्रोफेशनल केयर होना चाहिए। स्किल्स होनी चाहिए। रेस्पेक्टिंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए। द प्राइमेसी ऑफ ट्रूथ होना चाहिए। फिर है सेग्रीगेटिंग फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियन होना चाहिए। अब देखते हैं इनको वन बाय वन। फर्स्ट है स्वतंत्रता और निष्पक्षता। क्या स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में देखते हैं, जो ICAI द्वारा सिद्धांत जारी किए गए हैं। स्वतंत्रता और निष्पक्षता, यह एक सर्वविदित सिद्धांत है कि जांच के दौरान जांचकर्ताओं को पूर्ण निष्पक्षता और स्वतंत्र सोच के साथ प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। उसे पूर्वाग्रह रहित होना चाहिए और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से जांच करनी चाहिए। जो भी जांच करता है वो ये सर्वविदित सिद्धांत होता है। स्वतंत्रता और निष्पक्ष उसे स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हुए कार्य करना चाहिए। किसी भी पक्ष में अपना झुकाव नहीं रखना चाहिए। और जब जो उसके जो अगर वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है तो पूर्वाग्रह से उसे ग्रसित नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जैसे गुणवत्ता और निरंतर सुधार, तो प्रत्येक मामले के साथ मामले की जांच के तरीके सुधार होना चाहिए और गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना भी उसे चाहिए। नेक्स्ट है सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता, तो जांचकर्ताओं को किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होकर पूर्ण सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के साथ मामले की जांच भी करनी चाहिए। नेक्स्ट है गोपनीयता, यह जांच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, यानी जो भी जांचकर्ता द्वारा की जाती है उसको गोपनीय रखना चाहिए, ठीक है। अगर इसको डिस्क्लोज कर देंगे तो जो जांच का ऑब्जेक्ट है या उद्देश्य है तो वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो गोपनीयता है यह जांच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। चूंकि संबंधित पक्ष आमतौर पर बड़े व्यवसाय होते हैं
इसलिए इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही व्यवसायिक प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए FAIS को 100% गोपनीयता बनाए रखते हुए किया जाना चाहिए। यानी जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग है उसको, फॉरेंसिक अकाउंटिंग जांच है उसको 100% गोपनीयता के साथ में पूर्ण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है पेशेवर देखभाल। जांच पूरी तरह से पेशेवर तरीके से की जानी चाहिए, समय का महत्व समझा जाना चाहिए और अनावश्यक पूछताछ प्रक्रियाओं से बचा जाना चाहिए। यानी प्रॉपर्ली समय में कंप्लीट किया जाना चाहिए और अनावश्यक किसी प्रकार से इंक्वायरी, अनावश्यक प्रोसेस से बचना चाहिए। नेक्स्ट स्किल यानी कौशल। तो जांचकर्ताओं में कौशल महत्वपूर्ण होता है, यानी अगर जो स्किलनेस फुल व्यक्ति होगा वही जांच को प्रॉपर्ली ढंग से पूरा कर पाएगा, अन्यथा अननोन व्यक्ति से ये कार्य कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए सबसे योग्य व्यक्ति को ही ये सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट है अधिकारों और दायित्वों का सम्मान किया जाना चाहिए, जो भी उनके राइट्स है लाइबिलिटीज उनका सम्मान करना चाहिए। जांच या लेखा जोखा करते समय एक पेशेवर को किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए संबंधित पक्ष के अधिकारों और अपने स्वयं के दायित्वों का ध्यान भी उससे रखना चाहिए। नेक्स्ट है सत्य की प्रधानता, यानी सत्य की खोज पेशेवर की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसे हर हाल में सर्वोपरि माना जाना चाहिए। जो भी फैक्ट्स है, जो भी सत्य है, ट्रू है, जो भी सत्यता है वो ही उसे बतानी चाहिए, अनावश्यक फाल्स टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है तथ्यों को राय से अलग करना। एक पेशेवर में राय को सत्यापित करने की क्षमता होनी चाहिए। परिणामों में केवल तथ्यों पर आधारित डेटा होना चाहिए, न कि राय पर। तथ्यों को राय से अलग करना चाहिए कुंजी। इसका मतलब यह है, यानी राय और फैक्ट्स अलग होती है। राय देना एक नॉर्मल प्रोसीजर होती है, जबकि फैक्ट्स होते हैं वो वास्तविक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। जो भी फैक्ट्स सामने आए हैं तो उन्हीं फैक्ट्स के आधार पर उसे डिसीजन या निष्कर्ष निकालना चाहिए, ना कि राय के आधार पर। अब राय तो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। नेक्स्ट स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी जांच के चरणों के बारे में बात करें यहाँ पे। ठीक है, ये तो सिद्धांत हो गए। अब जो इन्वेस्टिगेशन का चरण है, जांच किस प्रकार से की जाएगी, कौन कौन से उसकी स्टेज है उसको देखते हैं। स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एज इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व्स ए वैरायटी ऑफ सिचुएशंस, इट इज नॉट पॉसिबल टू माय ओवन स्टैंडर्डाइज्ड procedure. However, usually an investigation requires the following steps in order of sequence. And जांच के चरण है। चूंकि जांच में कई तरह की परिस्थितियां शामिल होती है, जो जांच होती है तो उसमें कई तरह की परिस्थितियां शामिल होती है, इसलिए कोई मानक प्रक्रिया निर्धारित करना संभव नहीं है। हालांकि आमतौर पर जांच में निम्नलिखित चरणों का क्रम से पालन करना आवश्यक होता है। अब कौन कौन सा चरण होता है इसमें देख लेते हैं इनको। फर्स्ट तो है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसको देखते हैं। पहले तो है उद्देश्यों का निर्धारण और जांच के दायरे का निर्धारण करना। तो पहले उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे, फिर जांच के दायरे का निर्धारण करेंगे। तो कार्य सौंपित, जैसे इन्वेस्टिगेटर को कार्य सौंप दिया जाता है तो उद्देश्य का निर्धारण करता है और जांच के दायरे का निर्धारण करता है, वो अपना कार्य स्टार्ट करता है। तो कार्य सौंपे जाने के समय ही जांचकर्ता को यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जांच से क्या हासिल किया जाना है, यानी जांच का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो उससे पहले ही एक लिखित रूप में बता दिया जाता है या समझौता हो जाता है। यदि ग्राहक के निर्देश स्पष्ट है, कंपनी के निर्देश स्पष्ट और अनिश्चित हो, अगर जो कंपनी है उसने डायरेक्शन स्पष्ट नहीं दे रखे हैं, ठीक है, या अनिश्चित दे रखे हैं, तो जांचकर्ता के लिए उचित होगा कि वह मामलों पर चर्चा करे और जांच का उद्देश्य, दायरे और उसे संबंधित मुद्दों का स्पष्ट रूप से लिखित निर्देश प्राप्त करे। अगर वह स्पष्ट है तो जो भी कंपनी है उसे स्पष्ट निर्देश लिखित में प्राप्त करनी चाहिए कि जो उद्देश्य है वो किसके रिगार्डिंग, ये क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, सब पहले से स्पष्ट रूप से लिखित में ले लेने चाहिए। जांच की अवधि स्पष्ट रूप से निर्धारित की जानी चाहिए। जांच की अवधि है वो 2 वर्ष की है, 3 वर्ष की, 5 वर्ष की, एक्सेट्रा, कितने समय तक जांच की जाएगी, जो भी ये स्थिति है वो लिखित में होनी चाहिए। जांच के परिणाम अक्सर परिस्थितियों में आए बदलावों से गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। हो सकता है कई परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हो जाती है, जांच से प्रभावित होती है तो परिणाम नेगेटिव हो जाते हैं, जैसे कि मुद्रा अवमूल्यन हो जाना, ठीक है, इसके अलावा आयात प्रतिबंध हो जाना, किसी नए विभाग की शुरुआत आदि, एक्सेट्रा, कई रीजन होते हैं तो जांच प्रभावित हो सकती है। इसलिए जांच की अवधि निर्धारित करते समय जांच के उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इन समय का विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। परिस्थितियां कोई भी कभी भी क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम, यानी जांच कार्यक्रम का निर्माण करना है या निर्धारण करना है। अब जांच कार्यक्रम का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा, तो विभिन्न प्रकार की जांचों के लिए एक ही कार्यक्रम तैयार करना संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पेशेवर लेखाकार को जिन जांचों को अंजाम देना होता है उनका दायरा और विषय वस्तु प्रत्येक व्यवसाय या स्थिति की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जानी चाहिए। ठीक है, विशिष्ट जो परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जानी चाहिए। नेक्स्ट है जांच कार्यक्रम, व्यवसाय की प्रकृति। जो जांच कार्यक्रम है वो व्यवसाय की प्रकृति क्या है, यानी व्यवसाय किस नेचर का है, उसकी लोकेशन क्या है, ग्राहकों से प्राप्त निर्देश क्या है, जिनमें उद्देश्य शामिल है, जांच के दायरे और गहराई, तो दूसरों के बही खातों और विलेखों तक जांच का विस्तार करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए। इसके अलावा कार्यक्रम लचीला भी, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, ताकि कार्य की प्रकृति के साथ प्राप्त ज्ञान का उपयोग जांच के दायरे और क्षेत्रों को बढ़ाने
घटाने या संशोधित करने के लिए किया जा सके। यानी जो जांच है फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, आवश्यकता रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें वृद्धि भी की जा सकती है, बढ़ाया भी जा सकता है, या उसको अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। तो जो कार्यक्रम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है, यानी जांच की योजना बनाते समय, जांच की जो प्लानिंग बनाई जा रही है इन्वेस्टिगेटर द्वारा, जांच की योजना बनाते समय जांचकर्ता को व्यापक जांच करने के बजाय प्रासंगिक माने जाने वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी जो जांच करता है, जो रिलेवेंट यानी प्रासंगिक है या इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है उन्हीं की जांच करनी चाहिए, अन्यथा जो छोटी मोटी चीजें हैं या अनावश्यक प्रासंगिक नहीं है, प्रासंगिक फैक्ट्स को हम जांच करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अनावश्यक समय लगेगा। तो उदाहरण के लिए बात करें तो फर्जी कर्मचारियों को वेतन भुगतान के संदेह की जांच करनी है, तो जांचकर्ता को वेतन निर्धारण और भुगतान से संबंधित क्षेत्रों की छानबीन करनी चाहिए। अब उसके रिगार्डिंग क्या चेक करेगा, पूछे समय और कार्य कार्ड की जांच, जॉब कार्ड की जांच करेगा, कर्मचारी की नियुक्ति और बर्खास्तगी के बारे में जांच करेगा, उपस्थिति रिकॉर्ड, उपस्थिति रजिस्टर की जांच करेगा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की जांच करेगा, कैसी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, इसके अलावा आंतरिक जांच की जांच करेगा, वेतन पत्रक जो सैलरी स्लिप उसकी जांच करेगा, वेतन भुगतान के लिए बैंक से धन जो विड्रॉल किया जाता है उसकी जांच करेगा, पासबुक की वेतन का वास्तविक भुगतान हुआ है या नहीं हुआ उसकी, इस जो वास्तविक भुगतान जैसे पहलुओं पर वो अपना ध्यान केंद्रित करेगा। इस प्रकार से जो जांच करता है वो जांच करेगा। यानी जो प्रासंगिक मामले हैं, रिलेवेंट है और जो स्पेशल है यानी महत्वपूर्ण है, उन्हीं की जांच करनी चाहिए। अनावश्यक छोटी मोटी मामलों की जांच करने में अपना अनावश्यक समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, जांच कार्यक्रम में सुनिश्चित आंसर करने का सचेत प्रयास किया जाना चाहिए कि जांच प्रासंगिक क्षेत्रों तक ही सीमित रहे, और इसके लिए प्रारंभिक व्यापक जांच को धीरे धीरे संकुचित करके एक सार्थक स्तर निर्धारित किया जाना चाहिए। जांच के विषय से असंबंधित पाए जाने वाले मामलों को धीरे धीरे और क्रमिक रूप से हटा दिया जाना चाहिए। केवल यही प्रक्रिया जांच से संबंधित मामलों की गहन जांच को संभव बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। और फिर नेक्स्ट आएगा आपका कलेक्टिव ऑफ एविडेंस क्या है एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस के बारे में बात करेंगे। तो ये इसके अलावा जो रिमेनिंग जो टॉपिक है इसमें एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, इसके अलावा रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग्स है, प्रोसीजर फॉलोड फॉर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन ऑडिट है, इसके अलावा सैलरी एंड वेजेज है, जो भी प्रोसेस है उनकी जांचकर्ता द्वारा किस प्रकार से जांच की जाएगी उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी वीडियो आपका पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट में पार्ट बी में जो नेक्स्ट पार्ट भी आपकी क्लासेज आएगी ऑडिट के रिगार्डिंग, यानी जो चैप्टर चल रहा है इसकी, उसमें इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।